उस पे जा, यहाँ चलिए भाई, ठीक है। तो ये देखिएगा एरेशन, मीडियम एंड व्हाट इज द रोटेशन। रोटेशन क्या रहता है, रोटेशन, अच्छा एक चीज है रोटेशन, बच्चों को याद है मैडम रोटेशन क्या है, बेसिकली रोटेटरी मीडियम होता है, इस रोटेटरी मीडियम पे इसको ग्रोथ की जाती है, और ग्रोथ में क्या रहता है, ये हल्के हल्के तरीके से क्या रहता है, हिलता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऊपर की सरफेस पर ही केवल मीडियम ना रह जाए, और जितना भी न्यूट्रिशन जो नीचे बैठ गया है वो भी क्या रहता रहे, उसको ट्रांसफर होता रहे। अच्छा, इसका जो ग्रोथ करते हैं हम ग्रोथ मीडियम में करते हैं, इसकी जो ग्रोथ करते हैं हम कहां करते हैं बच्चों, ग्रोथ मीडियम। एंड व्हाट इज द ग्रोथ मीडियम, ग्रोथ क्या होता है, आप लोगों ने पीडीए पढ़ा है, हम कहते हैं पीडीए होता है, पीडीए कल्चर। पीडीए क्या होता है, पोटैटो, डेक्सट्रोज और अगार, ठीक है, ये मीडियम होता है पीडीए मीडियम। पीडीए मीडियम में अगार क्यों डाला जाता है, फॉर द सॉलिडिफाई ऑफ द मीडियम, आपको पता है अगार अगर हम क्यों मिलाते हैं मीडियम में, कि जो मीडिया है वो कैसा हो जाए, सॉलिडिफाई हो जाए। तो जो ब्रोथ मीडिया होता है, व्हाट इज द ब्रोथ, ब्रोथ इज अ लिक्विड मीडिया, ब्रोथ क्या है, लिक्विड मीडिया होता है, और ये केवल पीडी मीडिया होता है, यानी कि इसमें अगार अगार नहीं मिलाया जाता, क्यों, क्योंकि हमें इसे सॉलिडिफाई करना ही नहीं है। तो इसके अंदर ब्रोथ क्या होता है, ब्रोथ एक लिक्विड मीडिया है जिसमें अगार अगार नहीं मिलाया जाता, तो इतना आपको समझना है, ठीक है। तो ब्रोथ मीडिया है, लेकिन इसमें न्यूट्रिशन क्या हो जाता है, नीचे तल में बैठ जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो सकते हैं, तो इसको पर्टिकुलरली एक कंटिन्यूअस लेवल पर हमें क्या देना पड़ता है, रोटेशन देना पड़ता है, एंड इट इज बिटवीन 150 to 180 रोटेशन पर मिनट आरपीएम, ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसकी, कल्चर की। अब हमें बात करनी है हार्वेस्टिंग की। तो हार्वेस्टिंग कब की, कैसे की जाती है, इसमें इसमें जो हार्वेस्टिंग की जाती है वो की जाती है बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, और सेंट्रीफ्यूज कब किया कैसे किया जाता है, इसको मीडियम स्पीड पर, मीडियम स्पीड कितनी है इसकी, लगभग 5000 to 8000 के बीच में, लगभग 5000 आरपीएम टू 8000 आरपीएम के बीच में स्पीड रखा जाता है। सेंट्रीफ्यूज आप सबको पता है, मैंने आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में करवाया है ना, हालांकि इस बार ये आप लोगों की सिलेबस में नहीं जोड़ा गया है, इस बार हटा दिया गया है, लास्ट ईयर तक सेंट्रीफ्यूज था, उसमें हमें डायग्राम भी बताना है। तो आई एम श्योर सेंट्रीफ्यूज सबने देखा है, व्हाट इज द सेंट्रीफ्यूज सबको पता है, क्या होता है उसमें मेटल पैलेट्स होते हैं, ट्यूब्स बनी होती हैं जिसमें हम अपना मटेरियल डालते हैं, और मोटर लगी होती है जिसकी वजह से वो क्या होता है, एक स्पीड पर घूमता है। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ द सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, क्योंकि एक चीज को जब आप बहुत तेज स्पीड पर अगर आप घुमाएंगे तो उसमें जो लाइट वॉल्यूम्ड मटेरियल होता है वो कहाँ रह जाता है, ऊपर, और जितना भी मटेरियल होता है बाकी का कहाँ जाता है, नीचे। तो सेम इसमें होता है, जो पैलेट होता है, जो ट्यूब होती है, उस ट्यूब में क्या होता है, नीचे तो क्या आ जाता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ या बैक्टीरिया ग्रोथ कह लो, और ऊपर क्या रह जाता है, ऑल द मटेरियल, मतलब जो आपका मीडिया है, नॉट द मटेरियल, इसको हम बोलेंगे मीडिया, ठीक है। तो बाय द हेल्प ऑफ द पिपेट, पिपेट की मदद से इस मीडिया को बाहर निकाल दिया जाता है, और नीचे केवल क्या रह जाता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ। बात सारी है समझ में। हाउ कैन वी डू द हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग की जाती है सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से। व्हाट इज द सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, इसके अंदर सेंट्रीफ्यूज किया जाता है मटेरियल को मीडियम स्पीड में, स्पीड क्या है 5000 to 8000 आरपीएम के बीच में स्पीड रहती है, और जैसे ही इसको इतनी स्पीड पर घुमाया जाता है लगभग 15 मिनट्स तक इसको रोटेट किया जाता है बच्चों, लगभग 15 मिनट्स तक इसको रोटेट किया जाता है, सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद नीचे एक ग्रोथ आ जाती है, एंड व्हाट इज दैट ग्रोथ कॉल्ड, बैक्टीरिया की जितनी भी ग्रोथ है वो नीचे आ जाती है, और बाकी सारी कहाँ चली जाती है, ऊपर मीडिया रह जाता है, मीडिया को हम प्योर आउट कर देते हैं, और हमारे पास क्या मिल गया, बैक्टीरिया की ग्रोथ। तो जो पहली स्टेप थी क्या, कल्चर एंड हार्वेस्टिंग ऑफ बैक्टीरिया, ये क्लियर है सबको, चलिए। दूसरा स्टेप है ब्रोकन अप ऑफ सेल। ब्रोकन अप ऑफ सेल, सेल को क्या करना है, तोड़ना है। तोड़ने के दो तरीके हो सकते हैं, फिजिकल मेथड
और केमिकल मेथड। ठीक, फिजिकल मेथड क्या होता है? फिजिकल मेथड होगा बाय द हेल्प ऑफ द, जैसे मान लो जैसे आप लोगों को मैंने मॉलिक्यूलर में जब हमने पहले कल्चर पढ़ा था, प्रोटोप्लास्ट कल्चर वगैरह, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था? लीफ है, लीफ को फिजिकली आप क्या कर दे? टेयर कर दे विद द हेल्प ऑफ द नीडल एंड द फोर्सेप। आप उस लीफ का क्या कर दे? ऊपर की एपिडर्मिस आपने हटा दी थी। दिस इज द फिजिकल मेथड। तो फिजिकली आप उसको रिमूव कर सकते हैं, आप उसको मैकेनिकल फोर्स के द्वारा आप उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, एंड व्हाट इज द केमिकल मेथड? केमिकल मेथड क्या है? जब आप केमिकल यूज करके, बाय द यूज ऑफ द केमिकल्स, आप क्या कर रहे हैं? लाइसिस कर रहे हैं, किसका? बैक्टीरियल सेल का। बाय द यूज ऑफ द केमिकल लाइसिस ऑफ द बैक्टीरियल सेल। और मैं एक बात आपको बता दूं बच्चों कि फॉर द बैक्टीरिया हमेशा क्या किया जाता है? केमिकल मेथड ही यूज किया जाता है। ठीक है, फॉर द बैक्टीरियल सेल ऑलवेज केमिकल मेथड आर प्रेफरेबल टू ब्रोकन अप ऑफ द सेल्स। सेल्स को तोड़ने के लिए हमेशा केमिकल मेथड यूज किया जाता है बैक्टीरिया में। केमिकल मेथड में कौन से केमिकल्स? अब हम जानते हैं सेल है तो सेल के पास उसकी सेल वॉल भी है और उसके पास उसकी सेल मेम्ब्रेन भी है। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं इसमें लाइसोजाइम और साथ में ईडीटीए। इसको फॉर द केमिकल रिमूवल ऑफ द सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन, इसमें यूज किया जाता है आपका लाइसोजाइम और ईडीटीए। साथ में मैग्नीशियम भी इसमें यूज किया जाता है और साथ में एसडीएस। व्हाट इज द एसडीएस? सोडियम डोडिसाइल सल्फेट। व्हाट इज द एसडीएस? सोडियम डोडिसाइल सल्फेट, ये यूज किया जाता है। ठीक, लाइसोजाइम किस लिए होता है? लाइसोजाइम होता है टू रिमूव द सेल वॉल compounds, to remove the cell wall compounds. What is the lysozyme? लाइसोजाइम होता है कि किसको? सेल वॉल के जो कंपाउंड है, सेल वॉल के जैसे सेल्यूलोज वगैरह की जो बनी होती है, तो सेल वॉल पॉलीमेरिक। तो यहाँ पर हम बैक्टीरिया में सेल्यूलोज वगैरह बात नहीं कर रहे, पता नहीं किस कौन सा बैक्टीरिया किसकी बनी हुई है, तो हम क्या देते हैं? पॉलीमेरिक कंपाउंड्स। तो सेल वॉल कंपाउंड्स को, पॉलीमेरिक कंपाउंड्स को रिमूव करने के लिए क्या यूज किया जाता है? लाइसोजाइम। इसके साथ हम यूज करते हैं ईडीटीए। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ द ईडीटीए? पहली चीज तो ये होती है कि जितना मटेरियल हमने यूज किया है उसको बचाने के लिए, और साथ में जो लिपिड्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये उसको ब्रेक करता है। ठीक है, ईडीटीए इज यूज्ड फॉर द ब्रेक्शन ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल्स। क्लियर बच्चों? इसके बाद है एसडीएस। एंड व्हाट इज द एसडीएस? एसडीएस है सोडियम डोडिसाइल सल्फेट। ये क्यों यूज किया जाता है एसडीएस? एसडीएस यूज किया जाता है कि जितना कोई, मतलब अगर भाई आपका सेल वॉल जो एक्सट्रैक्ट है वो निकल चुका है, क्योंकि सेल ब्रेक हो चुकी है, सेल का जितना भी एक्सट्रैक्ट है वो निकल चुका है, तो कोई भी एंडोन्यूक्लियस या किसी अदर मटेरियल के बाद वो जो एक्सट्रैक्ट है वो आपका नष्ट ना हो जाए, उसके लिए क्या यूज किया जाता है? एसडीएस। तो इसको हम लिख सकते हैं टू प्रोटेक्ट द मटेरियल और एक्सट्रैक्ट। मटेरियल या एक्सट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है एसडीएस। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ये जो हमें मिला है इसमें आप इसमें प्रोटीएज भी यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ द प्रोटीएज? प्रोटीन्स टू ब्रेक्शन, या मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ। ठीक है, अच्छा क्यों मैं इसको कह रही हूँ? क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है, हमने क्या कहा था? नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या है कि हमें जितना भी मटेरियल है उन सब में से हमें क्या निकालना है? अपना डीएनए निकालना है, बाकी सबको अलग करना है।
जिसमें क्या क्या मौजूद है, प्रोटीन भी मौजूद है और आरएनए भी मौजूद है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारी यही है कि हमें क्या रिमूव करना है, प्रोटीन रिमूव करना है। तो ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले हम एक बार इस मटेरियल को किससे निकाल दें, प्रोटीएज से। इस पे किसका आप एक्सट्रैक्शन दे सकते हैं, प्रोटीएज का दे सकते हैं। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ द प्रोटीएशन, प्रोटीएज ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, डिग्रेड करता है। तो नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले हम इसको प्रोटीएज का भी आप इसमें दे सकते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट हमारा थर्ड स्टेप, एक्सेप्ट डीएनए। डीएनए को छोड़कर हमें बाकी सारे कंपोनेंट्स को क्या करना है, रिमूव करना है। इसके लिए जो यूज किया जाता है वो है फिनॉल और क्लोरोफॉर्म का रेशियो। किस रेशियो में, 1:1 रेशियो में। 1:1 रेशियो में क्या यूज किया जाता है, फिनॉल और क्लोरोफॉर्म को यूज किया जाता है। और ये फिनॉल और क्लोरोफॉर्म को कैसे, फिनॉल और क्लोरोफॉर्म आप जैसे उस एक्सट्रैक्ट में डालते हैं, जो आपका एक्सट्रैक्ट निकला हुआ है, फिनॉल और क्लोरोफॉर्म डाला, डालने के बाद आपने उसको क्या करा है, हल्का सा सेंट्रीफ्यूज कर दिया है। तो सेंट्रीफ्यूज करने की वजह से क्या होता है, ये है प्रोटीन, ये भी प्रोटीन कोगुलेट। इस तरह से, सॉरी सॉरी सॉरी, फॉर द रिमूवल ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, इसको किससे अटैक किया जाता है, इसको किससे, इसका क्रिया करवाई जाती है, फिनोल और क्लोरोफॉर्म से। और फिनोल और क्लोरोफॉर्म का रेशियो कितना रहता है इसका, 1:1। और 1:1 रेशियो रहने के बाद हम इसको क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने की वजह से इसमें क्या हो जाता है, जो जितना भी प्रोटीन है वो एक लेयर के रूप में रिमूव हो जाता है। फिनॉल कहाँ रह गया, नीचे रह गया, मीडिया ऊपर है, बाकी का मीडिया, और जितना प्रोटीन है वो कहाँ रह गया, एक लेयर के रूप में इसमें रिमूव हो जाता है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड, दिस इज द मेथड जिसमें हमें क्या करना है। इसमें एक चीज और कर लेते हैं, इसको करने से पहले इसको राइबोन्यूक्लियस से भी ट्रीट करवा सकते हैं। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ द राइबोन्यूक्लियस, रिमूव आरएनए। राइबोन्यूक्लियस का यही काम है। तो वही चीज जैसे हमने पहले वाले स्टेप में प्रोटीएज से करवाया था, यहां हम राइबोन्यूक्लियस से करा लेते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई, लेकिन वही चीज पहले हमने प्रोटीएज से कराई थी, लेकिन फिर भी हमें प्रोटीन रिमूव करना था। इसीलिए नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन जो होता है इसमें हम इसी में ऐड कर रहे हैं, अलग स्टेप नहीं है हमारी, इसी में हम ऐड करते हैं। व्हाट इज दैट, फिनॉल एक्सट्रैक्शन। क्या रहता है, फिनॉल एक्सट्रैक्शन रहता है। और फिनॉल का क्यों यूज किया जाता है, स्पेसिफिकली फिनॉल, नॉट विद द क्लोरोफॉर्म, स्पेसिफिकली फिनॉल यूज किया जाता है टू रिमूव आरएनए। और आरएनए में भी कौन सा आरएनए, एमआरएनए। फिनॉल क्यों यूज किया जाता है, टू रिमूव आरएनए। और आरएनए में भी कौन सा स्पेसिफिकली आरएनए रहता है, एमआरएनए का यूज किया जाता। एमआरएनए को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फिनॉल का। अच्छा, एक चीज और होती है कि हमने, ये तो हमने, इसके अलावा एक मेथड और है। एंड व्हाट इज दैट मेथड, कॉल्ड आयन क्रोमेटोग्राफी। आयन क्रोमेटोग्राफी। आयन क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, देखिएगा इधर,
आयन क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली हम रेजिन्स या कोई ऐसा मटेरियल हम यूज करते हैं, कोई ऐसा रेजिन या मटेरियल हम यूज करते हैं जिसमें क्या होता है, चार्ज होता है। जिसमें क्या होता है बच्चों, चार्ज होता है। और डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। किसकी वजह से, किसकी वजह से, फास्फोरस की वजह से। डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज होता है। आरएनए पर भी नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो देखिएगा इधर कैसे करवाया जाता है। इसमें एक प्लास्टिक की या ग्लास की बोतल यूज करते हैं। इसमें क्या है, रेजिन। ठीक है, जिसमें क्या है, ऐसे मटेरियल्स मौजूद हैं जिन पर क्या है, चार्ज है। ठीक, ऊपर से आपने डाला सेल एक्सट्रैक्ट। ठीक है, सेल एक्सट्रैक्ट आपने डाल दिया। डालने के बाद इस सेल में क्या मौजूद है, डीएनए मौजूद है, आरएनए मौजूद है और प्रोटीन भी मौजूद है। एक बात मैं आपको यहां बता दूं, इन कंपैरिजन टू डीएनए, डीएनए के कंपैरिजन में आरएनए और प्रोटीन ये क्या करते हैं, लूजली बाउंड होते हैं। इन कंपैरिजन टू डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन आर क्या है, लूजली बाउंड होते हैं। तो लूजली बाउंड होने की मतलब क्या है कि जब ये किसी चार्ज से कोगुलेट करेंगे या किसी चार्ज से जब ये जुड़ेंगे तो इनको आसानी से उस चार्ज से रिमूव किया जा सकता है। अच्छा, चार्ज से आप इसको कैसे रिमूव करेंगे, किसी चार्ज से वो अट्रैक्ट है, मान लो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इनको आप किससे अलग कर सकते हैं, इन्हें हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द सॉल्ट। ठीक है ना, किसकी मदद से इनको अलग किया जा सकता है, सॉल्ट की मदद से। आई एम श्योर आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है ये चीज। तो सॉल्ट की मदद से इनको क्या कर सकते हैं, हम अलग कर सकते हैं। तो ये आपका एक बॉटल है, इसमें आपका रेजिन भरा हुआ है जिसके पास चार्ज है, ऊपर से आपने सेल एक्सट्रैक्ट डाल दिया है। डालने के बाद ये क्या हो गए, आपस में एक दूसरे से जुड़ गए। जितने को पॉजिटिव को नेगेटिव से जुड़ना था, नेगेटिव को पॉजिटिव से जुड़ना था, वो इसमें जुड़ गए। अब आपने क्या किया, इसको सॉल्ट का ट्रीटमेंट दिया। सॉल्ट का ट्रीटमेंट देने के बाद जो इसमें से निकल के आएगा, इसमें से जो निकल के आएगा वो क्या होगा, प्रोटीन और आरएनए। आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। क्योंकि आपने किया है लो मीडियम, लो सॉल्ट लिख सकते हो आप यहाँ पर। आपने क्या दिया, इसको कम अमाउंट में आपने सॉल्ट का ट्रीटमेंट दिया। सॉल्ट का ट्रीटमेंट देने के बाद ये जो रेजिन से जो जुड़े हुए हैं, कम सॉल्ट ट्रीटमेंट दिया है, सॉल्ट के ट्रीटमेंट की वजह से प्रोटीन और आरएनए क्या हो गए, अलग हो गए। और जब आप इसको जब आप इसको ज्यादा सॉल्ट का ट्रीटमेंट देंगे, मोर सॉल्ट ट्रीटमेंट आपने इसको दिया, तो देने के बाद क्या रहेगा, इसमें से ज्यादातर डीएनए बाहर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों कि हाउ वी रिमूव द मटेरियल एक्सेप्ट डीएनए, डीएनए को छोड़कर हमने बाकी सब कैसे अलग किया। ठीक है, पहला हमने प्रोटीन के लिए किसका, फिनॉल और क्लोरोफॉर्म का ट्रीटमेंट दिया। तो जितना बचा हुआ प्रोटीन था, ज्यादातर प्रोटीन था, हमने वहां रिमूव कर दिया। साथ में हमने प्रोटीएज का भी दे दिया, तो दोनों काम हो गए। प्रोटीएज की वजह से प्रोटीन टूट गया और जितना प्रोटीन था वो रिमूव हो गया। सेकंड हमने दिया फिनॉल एक्सट्रैक्शन, फिनॉल में हमने क्या दिया, आरएनए को रिमूव कर दिया। साथ में राइबोन्यूक्लियस का ट्रीटमेंट दिया कि जो भी बचा कुचा ट्रीटमेंट आपका रहेगा आरएनए, वो भी रिमूव हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर किसी अमाउंट में बचता है, कुछ बचता है, तो वो हम किससे रिमूव कर दिया, आयन क्रोमेटोग्राफी मेथड। आयन क्रोमेटोग्राफी मेथड क्या है, विद द हेल्प ऑफ द रेजिन। रेजिन्स क्या है, ये वो मटेरियल है जिनमें क्या होता है, चार्ज होता है। ठीक है, रेजिन्स क्या है, ये वो मटेरियल है जिनमें चार्ज है। तो व्हेन वी पुट द सेल एक्सट्रैक्ट इनटू द रेजिन्स, then the chargeable opposite charge attract each other and the charge coagulated with each of them, एक दूसरे के साथ coagulate हो गए। लो सॉल्ट ट्रीटमेंट देते हैं,
तो प्रोटीन और आरएनए रिमूव हो जाते हैं, और हाई सॉल्ट ट्रीटमेंट अगर हम इसे देते हैं तो जितना बचा हुआ डीएनए है इसमें वो रिमूव हो जाता है। क्लियर? चलो, अब आपकी लास्ट स्टेप इसमें रह गई है, क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीएनए सैंपल। चलिए टाइम तो हो गया।